नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में लिया भाग। कहा, भारत को सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। कहा, वीर बाल दिवस का ये अवसर परंपरा और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका भी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने की IMA के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के करीब 100 स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों से की कोविड-19 प्रबंधन के संदर्भ में चर्चा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक उत्तर भारत में शीतलहर की दी चेतावनी। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन घने कोहरे की जताई गई है आशंका। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में वीर बाल दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में आज हिस्सा लिया, जहां कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री लगभग 300 बाल कीर्तनियों द्वारा प्रस्तुत किए गए शब्द कीर्तन में शामिल हुए। जहां प्रधानमंत्री ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन घोषणा करते हुए कहा था कि 26 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह जी के पुत्रों साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि शौर्य की पराकाष्ठा के समय कम आयु मायने नहीं रखती। वीर बाल दिवस हमें याद दिलाएगा कि 10 गुरुओं का योगदान क्या है, देश के स्वाभिमान के लिए सिख परंपरा का बलिदान क्या है। वीर बाल दिवस हमें बताएगा कि भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है। इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में लगभग 3000 बच्चों द्वारा मार्च पास्ट को रवाना किया, जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्य से हमें ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिससे हमारे अंदर हीन भावना पैदा हुई। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अतीत के संकुचित नजरिए से आजाद होने की अपील की। इतिहास के नाम पर वो गढ़े हुए नैरेटिव बताए और पढ़ाए जाते रहे जिनसे हमारे भीतर हीन भावना पैदा हो। बावजूद इसके हमारे समाज ने, हमारी परंपराओं ने इन गौरव गाथाओं को जीवंत रखा। साथियों, अगर हमें भारत को भविष्य में सफलता के शिखरों तक ले जाना है तो हमें अतीत के संकुचित नजरियों से भी आजाद होना पड़ेगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह महाराज के साहिबजादों के बलिदान को नमन किया। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर हुए आज वीर बाल दिवस के ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री ने सिख धर्म गुरुओं को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री लंगर में भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने छोटे साहिबजादे पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि साहिबजादों का पावन बलिदान युगों युगों तक राष्ट्र और धर्म की रक्षा के लिए हम सभी को प्रेरणा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद और धर्म की रक्षा के लिए किए गए बलिदान को हम नमन करते हैं। वीर बाल दिवस का ये अवसर परंपरा और पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का मौका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु परंपरा से जुड़े गुरुद्वारे के सौंदर्यीकरण एवं विस्तार के लिए हम लोग तैयार हैं। सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान प्रेरणा है।
26 दिसंबर की स्थिति को साहबजादा दिवस के रूप में, बाल दिवस के रूप में आयोजित करने के मुख्यमंत्री आवास के इस कार्यक्रम में आप सब पधारे हैं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे लिए और हम सब के लिए यह दिन सिख गुरुओं के प्रति और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों के बलिदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भी एक अवसर है। यानी अपने परिवार के लिए नहीं, देश और समाज के लिए, धर्म के लिए जिनका पूरा जीवन समर्पित था, उनके स्मृति में आयोजित होने वाला कोई भी कार्यक्रम हम सब के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक आयोजन होता है। उसी कृतज्ञता ज्ञापित करने के क्रम में मुख्यमंत्री आवास में बाल दिवस के कार्यक्रम की श्रृंखला हम सबको अभिभूत करती है, अपने इतिहास के साथ जोड़ती है। भक्ति से शक्ति की प्रेरणा प्रदान कर रही सिख गुरुओं के प्रति शीश नमन करने का एक अवसर प्रदान करती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने देश भर के करीब 100 स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सकों से कोविड-19 प्रबंधन के संदर्भ में बातचीत की। देश भर के अस्पतालों में कोविड-19 मामलों से निपटने के लिए और आपातकालीन प्रतिक्रिया परखने के मकसद से मंगलवार को एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी, जिसमें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी मॉक ड्रिल में भाग लेंगे। उत्तर प्रदेश में अब मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को पर्चा बनवाने के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। जहां राजधानी लखनऊ में आज हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने उद्घाटन किया। इस सिस्टम के लागू हो जाने से मरीजों को अस्पतालों में उपलब्ध बेड, डॉक्टरों की उपलब्धता और चिकित्सीय सलाह आसानी से मिलेगी। जहां उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी ये सेवा मेडिकल कॉलेजों में शुरू की जा रही है और जल्द ही सिस्टम से सभी अस्पतालों को जोड़ा जाएगा। आज अपने 12 मेडिकल कॉलेज पहले ई सिस्टम पे थे। आज हम इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम को लागू कर दिए हैं। आज 22 मेडिकल कॉलेजेस में सब कुछ ऑनलाइन होगा, जिसमें मरीज का पर्चा भी बन सकेगा, उनको बेड भी अलाट कर सकेंगे, आईसीयू के बेड भी अलाट कर सकेंगे और इसके साथ साथ अगर प्राइवेट वार्ड चाहते हैं वो भी ऑनलाइन ही अलाट हो सकेगा। इसके अलावा यदि उनको पता है कि सोमवार को हम न्यूरो के डॉक्टर बैठते हैं तो वो भी स्लॉट दिखेगा, टाइमिंग भी अलाट हो सकेगी, अपना भुगतान भी वो ऑनलाइन कर सकेंगे। ऐसी व्यवस्था आज हमने मेडिकल कॉलेजेज में लागू की है। लेकिन हमने अपने प्रमुख सचिव महोदय से कहा है, हमारे राज्य मंत्री जी का ये सलाह है कि सभी को ऐसा करना चाहिए। वहीं बढ़ते कोविड-19 के मामलों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कल यानी 27 दिसंबर को 10 बजे सुबह सभी अस्पतालों में कोविड महामारी की आपात स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। कल पूरे प्रदेश में हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं। 10 बजे से मॉक ड्रिल प्रारंभ होगी। हर अस्पताल कोविड को तैयारियों को लेकर क्या इंतजाम किए हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं, चिकित्सीय स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, हर स्थिति को चाक चौबंद करेंगे। एक बार हम सारे प्लांट्स को चला के देखें कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। कोविड को लेकर हमारी सरकार पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है। देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
तो चलिए रुक करते हैं कुछ और समाचारों का। निकाय चुनाव को लेकर आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में हिस्सा लिया, जहां सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी इसमें शामिल रहे। निकाय चुनाव की तैयारियों के साथ ही साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भी इस दौरान चर्चा हुई। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह चौधरी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा के सरकारों के समय पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था। उन्होंने कहा कि सपा का समर्थन किन लोगों के साथ है, ये पूरा प्रदेश और देश जानता है। चुनाव की तैयारी है, निकाय चुनाव की। अब निर्णय माननीय न्यायालय को करना है और जैसा माननीय उच्च न्यायालय का आदेश होगा, हम अगर चुनाव अभी होता है बहुत जल्दी, तो हम प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया पूरी करके चुनाव में चले जाएंगे। अब ये उनके सामने संकट है। तो उनकी जो पार्टी है, उस पार्टी में जो उनके विधायक हैं, उनके जनप्रतिनिधि हैं, वो उनका इतिहास उसी प्रकार का है। लेकिन सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कानून का पालन करवाने के लिए संकल्पित है। वो जिस प्रकार की परिस्थिति या मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज का इतिहास समाजवादी पार्टी का रहा है। और समाजवादी पार्टी के सरकारों के समय जिस प्रकार से अराजकता और पूरे प्रदेश को दंगा प्रदेश बना दिया गया था और तत्कालीन सरकारें दंगाइयों के मुकदमे वापस लेने का, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का काम करती थी, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी का समर्थन किन लोगों के साथ है, वो पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। प्रदेश की महिला विकास व बाल कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य अयोध्या पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि जिन सांसदों, विधायकों व अधिकारियों ने कुपोषित बच्चों को गोद लिया है, उसकी नियमित समीक्षा की जाती है। उन सभी को याद दिलाया जाता है कि कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करें। अयोध्या धाम पहुंचकर मंत्री बेबी रानी मौर्य ने रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन भी किया। विधायकों ने, सांसदों ने, जिन्होंने भी गोद लिए हैं या जिन अधिकारियों ने गोद लिए हैं, उनकी लगातार एक हम वो करते रहें समीक्षा, उनको याद दिलाते रहें कि आपने ये गोद लिया है, इसको आपको करना ही है। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान रविवार को मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां उन्होंने सुलानी नदी के किनारे ऊंचे टिल्लों के बीच पहुंचकर जमीन को देखा। स्थलीय निरीक्षण के बाद डॉक्टर संजीव बलियान ने बताया कि आवारा पशुओं की समस्या हर गांव में खड़ी हो गई है। इससे निपटने के लिए गौशाला का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चंदन गांव में बनने वाली गौशाला में 5000 पशु एक साथ रह सकेंगे। 10 हेक्टेयर में पशुओं के रहने के लिए टीन शेड का निर्माण किया जाएगा। पशु के भोजन के लिए बड़े स्टोर बनेंगे, जहां पानी के लिए बड़ा टैंक बनाया जाएगा। गौशाला में जिला का पहला आधुनिक पशु शव दाह गृह भी बनाया जाएगा। पशु के गोबर के उपयोग के लिए बायोगैस प्लांट भी गौशाला के साथ ही लगाया जाएगा। ये देश का पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। और ये मेगा चंदन गांव में करीब 70 हेक्टेयर राज्य सरकार की भूमि है। इस पे काउ सेंचुरी बनाने का विचार आया है। भारत सरकार का पशुपालन मंत्रालय इसमें जो शुरुआत में फंडिंग होगी, शेड बनाना, बायोगैस प्लांट लगाना, यहाँ रेजिडेंस बनने हैं, यहाँ और बहुत तरह के इंसिनेटर बनना है, ये सब सुविधाएं भारत सरकार शुरू में बना के देगी और इसे चलाने का काम प्रशासन और प्रदेश सरकार का होगा। 30 रुपये योगी जी ने आने के बाद किया था, प्रति गोवंश जो रहता है उसे 32 रुपये का नया शासनादेश आया कि ग्राम पंचायतें देंगी। मुजफ्फरनगर में जितनी ग्राम पंचायतें सबके पशु होंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका सहयोग रहेगा। और एक स्वयंसेवी संस्थाओं का हिस्सेदारी इसमें रखेंगे। जो अच्छे लोग हैं, जो गोवंश से प्यार करते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, वो सब लोग मिलकर इसे काउ सेंचुरी को चलाएंगे और कोशिश करेंगे काउ सेंचुरी ऐसी चले कि लोग देखने आए। और ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। अगर ये कामयाब रहता है तो प्रयास करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से पूरे प्रदेश में इस तरह की काउ सेंचुरी बनाई।
समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट। इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो रुक करते हैं बाकी समाचारों का। देश के उत्तर भारत के राज्यों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। गिरते तापमान के साथ ही उत्तर भारत में ठंड तेजी से बढ़ती देखी जा सकती है। वहीं कोहरा भी तेजी से घना होता दिखाई पड़ रहा है। पहाड़ी इलाकों में तापमान काफी गिर गया है, जिसका असर दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर पश्चिम राजस्थान, उत्तराखंड, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश सहित ओडिशा में गंभीर शीतलहर की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि इन राज्यों में घना से बहुत ज्यादा घना कोहरा भी छाया रहेगा। तो वहीं नेपाली के सीपीएन माओवादी सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जहां राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने आज पुष्प कमल दहल को पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई है। पुष्प कमल दहल को केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाले सीपीएन यूएमएल ने समर्थन दिया। पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाली के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को सांसदों के समर्थन वाला पत्र सौंप दिया था, जिसमें बहुमत के प्रचंड के समर्थन में 165 सांसदों के हस्ताक्षर हैं। चलिए यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को नए साल का नायाब उपहार देने का निर्णय लिया है। सरकार के सभी उपभोक्ताओं को साल 2023 में भी मुफ्त अनाज देने के निर्णय का स्वागत प्रयागराज जिले के लोगों ने भी किया है। प्रयागराज जिले के उपभोक्ताओं ने 1 वर्ष फ्री राशन बढ़ाने की पहल पर खुशी जाहिर की है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है, राहत की बात है कि हम सब जनता इस सबसे बहुत खुश है कि राशन बढ़ गया और हम लोग की तकलीफें भी कुछ कम हो गई। हम ये कह रहे हैं कि सरकार बहुत अच्छी है। मोदी जी हम लोग के लिए सहायता इतना किया, 2019 से खिला रहे हैं यहाँ क्या कहते हैं कोरोना काल में बैठा के, तो हम लोग तो बहुत खुश हैं, जनता बहुत खुश है। सरकार का जो है अच्छी पहल है जनता के प्रति, और ये योजनाएं जो है गरीबों कमज़ोरों के लिए जो है एक तरह का जो है क्या कहते हैं सपोर्ट कर रहा है उनके जीवन के लिए। जो ये बैकबोन है हम मिडिल क्लास आदमियों के लिए जो डेली कमाते हैं डेली खाते हैं, उनके लिए बैकबोन है ये, और हम सरकार की इस पहल का स्वागत करते हैं। कोरोना से बचाव को लेकर श्रावस्ती जिले में भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। कोरोना से निपटने के लिए जनपद में स्वास्थ्य विभाग ने कोविड केयर सेंटर L2 हॉस्पिटल सोनवा को पूरी तरह एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। पिछले बार की तरह ही इस साल भी अस्पताल को तैयार किया गया है। 60 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया है और 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं। सीएमओ डॉक्टर शारदा प्रसाद तिवारी का कहना है कि जो कमियां भी हैं उसे समय रहते पूरा कर लिया जाएगा।
हमारे यहाँ एक फुल फ्लेज DSL लैब सोनवा में फंक्शनल है, जिसमें हम रोज सैंपल भेज के टेस्ट करा रहे हैं। केसों के लिए सोनवा में, भगहा में, जिला अस्पताल में बेड आरक्षित किए गए थे। हमारे जनपद में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे और सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट मौजूद है। राजधानी लखनऊ में 2 दिन चली SBI ऑल इंडिया सर्किल बैडमिंटन प्रतियोगिता का कल शाम समापन हुआ, जहां प्रतियोगिता में SBI के 17 मंडलों के 170 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन अवसर पर मुख्य अतिथि SBI CGM लखनऊ मंडल अजय कुमार खन्ना ने कहा कि इस प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार द्वारा खेलो इंडिया अभियान के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों में टीम भावना को जागृत करना है। बैडमिंटन की जो टूर्नामेंट है वो इस वर्ष लखनऊ में आयोजित की जाए। पिछले वर्ष हॉकी की प्रतियोगिता लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस वर्ष सभी 17 सर्कल से हमारी बैडमिंटन की टीम्स आज यहाँ आए हैं। आज उसका इनॉग्रेशन है। 2 दिन बैडमिंटन का टूर्नामेंट रहेगा और इसी बहाने सभी स्टाफ सदस्य एक दूसरे से विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोगों से मिलेंगे, टीम बॉन्डिंग होगी और साथ ही जब हम उनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें बैंक की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, बिजनेस की प्रायोरिटीज़, कस्टमर सर्विस की प्रायोरिटीज़ और लोगों से जुड़ने की प्रायोरिटीज़, इनके ऊपर भी उनसे बात की जाए। काल्पी कागज, कालीन और कपड़ा यानी फुरके से काल्पी पहचानी जाती है। आल्हा के काल से यहाँ हाथ से कागज बनाने का कारोबार था। आजाद भारत में भी ये कारोबार फलता और फूलता रहा है। यहाँ का बनाया गया कागज शुभ कार्यों के लिए अच्छा माना जाता है। यहाँ कई फूलों के अलावा तुलसी मिश्रित कागज भी बनाया जाता है। ये कागज शुभ कार्यों के समय नियंत्रण पत्र के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन चीन के बने सस्ते कागज ने यहाँ के कागज उद्योग को काफी नुकसान पहुंचाया है। ये लगभग 150 कागज बनाने की फैक्ट्री थी। अब 50 से 60 फैक्ट्रियां संचालित हैं। शेष फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। ये फैक्ट्रियां 10,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने काल्पी के कागज उद्योग को वोटिंग OP के तहत सहयोग दिया है और ये कंपनियां एक बार फिर गति पकड़ रही हैं। यहाँ का शानदार कागज एक बार फिर शुभ और व्यावसायिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कि ये काल्पी का कागज उद्योग बहुत पुराना है, बहुत पुराना। आला के में भी इसका काल्पी के कागज का वर्णन दिया है और वो कुछ समस्याएं रही ऐसी कि अब कागज़ का उद्योग थोड़ा कमज़ोर होने लगा। कुछ चाइना का कागज़ आ गया, इसलिए वो सस्ता है, ख़राब भी है, ये महंगा भी है और बहुत अच्छा भी है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो गई। और उसमें हमने फिर माननीय मुख्यमंत्री से कहा कि हमारे कागज़ का उद्योग बहुत पुराना है, ये मृतप्राय हो रहा है, इसको जीवंत प्रदान करने के लिए आपकी आवश्यकता है मदद की। तो उन्होंने इसको ODOP में लिया, एक जिला एक उत्पाद में इसको शामिल किया और उससे हुआ ये कि जो समस्याएं थी कागज़ उद्योग में यहाँ के व्यापारियों को, उस समस्याओं का निदान भी किया। उन्होंने यहाँ बहुत मदद की उद्योगों को और आज स्थिति ये है कि अब जितनी बची हैं 50-60 के करीब फैक्ट्रियाँ यहाँ बची हैं, वो सुचारू रूप से चल रही हैं और सरकार इसको मदद भी। और अब खबर वाराणसी से। वाराणसी स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर है। इस बार 31 दिसंबर को दीक्षांत समारोह होना है। इस कार्यक्रम की किस तरह की तैयारियां हैं, DD न्यूज से खास बातचीत की कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी ने। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का दीक्षांत समारोह 13 दिसंबर को आयोजित है और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी जी। त्यागी जी, सारी व्यवस्था हो चुकी है आपकी, और क्या प्रोटोकॉल कोविड का पालन करेंगे आप लोग, किस तरह से और किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं दीक्षांत के लिए? देखिए, जो हमने शुरू में किया था, क्योंकि तब कोविड का प्रकोप नहीं था, तो थोड़ा बड़े स्तर पे करने की सोच रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि सरकार की नियमावली आ चुकी है और कोविड के काफ़ी सारे केस आ रहे हैं,
तो वो हमने अभी चेंज किया है कि केवल जो हमारे गोल्ड मेडलिस्ट होंगे वही हमारे सभागार में जा पाएंगे, और जो टॉप 10 होते हैं क्लास के, उन बच्चों को हम अलग से जाके जो काउंटर है वहाँ से उन लोगों को डिग्रियां देंगे। इस बार का काफ़ी बड़ा हमारा ये कार्यक्रम होने वाला है। इसमें यूजी स्तर पे करीब 55,061 उपाधियां हैं और पीजी स्तर पे 30,131 उपाधियां हैं। साथ ही साथ 59 मेडल हैं, जिनमें 16 यूजी के हैं और 43 पीजी के हैं, और 4 स्पेशल मेडल भी हैं, जिनमें से 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी हैं। तो इसलिए काफ़ी बड़ा आयोजन है। जो ये सारे के सारे लोग जो है वो सभागार में रहेंगे गांधी अध्ययन पीठ के, लेकिन जो इनके पेरेंट्स वगैरह हैं उनको हमने एक दूसरे सभागार को खुलवाया है और वहाँ पे इसका लाइव प्रसारण होगा। पेरेंट्स वहाँ पे बैठ जाएंगे राजा राम शास्त्री सभागार में। तो इस तरह इफेक्टिवली हम काफ़ी सारे लोगों को एक साथ बिठाने में सक्षम होंगे। मुख्य अतिथि हमारे इस बार प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार जी हैं, जो वाइस चांसलर हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हरियाणा के महेंद्रगढ़ के। वो हमारे यहाँ आएंगे, महामहिम ने उनकी स्वीकृति दे दी। ये दीक्षांत समारोह अनोखा होगा इस बार, क्योंकि संगीत नृत्य इसके प्रदर्शन भी किए जाएंगे छात्रों के लिए, उनके पेरेंट्स के। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।